हेलो जी प्यारे बच्चों, आज फिर अपन हाजिर हैं काइनेमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर के, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले अपन वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस कर चुके होते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बिल्कुल भी कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहली बात बेटा ये आती है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में चीज़ क्या होती है। ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक मीनिंग समझाता हूँ। रियलिटी में जो 1D मोशन अंडर द ग्रेविटी हमने पढ़ा था ना, कि भाई हमने किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया, ऊपर से और ऊपर की तरफ फेंक दिया। ग्रेविटी के इफेक्ट में कोई भी चीज़ जो मोशन करती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दूं या किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर फेंक दूं, तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन करता हुआ फिर ग्राउंड पर वापस आएगा या नहीं आएगा। जैसे अपन एग्जांपल लेकर के चलें कि मान लो ये हमारा ग्राउंड है। अब यहां से मैं एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दूं तो वो ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाकर के नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकने के बजाय किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर मान लो इधर की तरफ फेंक दूं तो वो कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। ऐसे ही मान लो मैं ग्राउंड से किसी हाइट पर खड़ा हुआ हूं और यहां से मैं किसी चीज को ड्रॉप कर देता हूं तो वो ऐसे गिरेगी स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ। मान लो मैं यहां से किसी चीज को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दूं, ग्राउंड से किसी हाइट पर खड़ा हुआ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने किसी चीज को फेंक दिया तो वो ऐसे कुछ कर्व पाथ में मोशन करते हुए जाएगी। ये मैंने जितने भी एग्जांपल लिए सारे प्रोजेक्टाइल मोशन है एक्चुअल में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि ग्रेविटी के इफेक्ट में जो मोशन होता है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब वो वन डायमेंशनल भी हो सकता है और टू डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेविटी में कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है, ग्रेविटी के इफेक्ट में किसी भी चीज का मोशन हो रहा है तो उस मोशन को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहां पर चीजों को अपन थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते, थोड़ा सा अलग कर देते हैं कि साहब वर्टिकली अपवर्ड फेंका या वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो वो वाला सेगमेंट हमने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ लिया जिसको हमने कहा था 1D मोशन अंडर द ग्रेविटी। वो हमने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ लिया था, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम ऐसा समझे कि भाई उससे अब आगे के कुछ केसेस लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो जो केसेस थे उनमें तो वन डायमेंशनल मोशन हो रहा था, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था। ठीक है, अब कुछ केसेस और लेकर के चलते हैं। क्या केस लेकर के चलते हैं? मान लो हमने किसी पार्टिकल को, समझ लेना बात को ध्यान से, यहां ग्राउंड पर हम किसी पॉइंट पर खड़े हो, यहां से हमने पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंका। अब ये एंगल 0 डिग्री भी नहीं है ग्राउंड से और 90 डिग्री भी नहीं है। साहब 90 डिग्री पर अगर फेंकोगे तो सीधा ऊपर जाना है, सीधा नीचे आ जाना है। अगर हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर फेंकोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। तो हमने मान लो थीटा एंगल पर इसको फेंका। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा काम है ना अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर भी करते हुए चलना कि हम ऑब्जर्व क्या करते हैं। अब आप एक बार इस चीज को सोच करके देखो, मैं यहां पर कुछ भी एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप इमेजिन करके देखो, साहब किसी भी बॉल को या पत्थर को या किसी भी चीज को हम हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर एंगल पर टेढ़ा फेंके उसको, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा या किसी कर्व पाथ में मूव करता हुआ और फिर ग्राउंड से आकर के टकराएगा? मेरे हिसाब से तो हम कुछ ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि वो ऐसे कर्व पाथ में जाएगा और ग्राउंड से आकर के टकराएगा। अब ये जो मोशन हो रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो मोशन हो रहा है इसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ऐसा हवा में गया, कर्व पाथ में मोशन करता हुआ और ग्राउंड से आकर के टकरा गया। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो वो बहुत सारे सवाल मिला करके ये अपने आप में एक चैप्टर बन गया। ऐसा समझ लो कि साहब प्रोजेक्टाइल मोशन एक चैप्टर बन गया कि अब इससे रिलेटेड कई तरीके के सवाल बन सकते हैं। ठीक है साहब, किसी भी सवाल का जवाब देना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को समझ लेना चाहिए, बस उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते चलेंगे, सारे तो हमको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे और जिस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना चाहोगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सब सोल्व हो जाएंगे, गारंटी है। कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। की कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहां पर, चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख भी लेना इसको। की कॉन्सेप्ट क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर
परपेंडिकुलर टू इट विल बी जीरो। समझ लेना इस बात को एक बार अच्छी तरह से। बेटा एक वेक्टर का आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब भी कंपोनेंट लोगे दैट विल बी जीरो। हमको एक वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा जीरो मिलता है। समझ लो कैसे। मान लो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मैंने कहा कि हमारा वेक्टर वाई के अलोंग है, तो इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा। अच्छा, अब कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या है, एक जनरल बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा वेक्टर है, ठीक है साहब, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये एंगल हो गया थीटा। तो हम इनका एक्स की तरफ कंपोनेंट क्या बोलेंगे, एक्स की तरफ बोलेंगे ए कोस थीटा, और वाई की तरफ कंपोनेंट बोलेंगे ए साइन थीटा। कहने का मतलब ये होगा कि जिसकी डायरेक्शन में भी अपन को दिया, जिस लाइन पर अपन को कंपोनेंट चाहिए उससे एंगल देख लो कितना है। हमने कहा साहब हमारा ए वेक्टर वाई के अलोंग है और उसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट चाहिए, तो वेक्टर का एक्स के साथ में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। अब एक्स की तरफ कंपोनेंट क्या लिखोगे, ए cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 होगा। सोचो इसी तरह से कि अगर हमारा वेक्टर एक्स के अलोंग होता और हम कहते वाई के अलोंग उसका कंपोनेंट लिखो, तो आप कहते कि ये 90 डिग्री, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखते, ए cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 0। ये की कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है लेकिन काम बहुत आएगी। तो ये की कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि एक वेक्टर का जब भी आप उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे वो 0 मिलेगा। अगर वेक्टर एक्स के अलोंग है तो वाई के अलोंग उसका कंपोनेंट 0 आएगा, और वाई के अलोंग वेक्टर है तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट 0 आएगा। ठीक है, इस चीज को देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन कैसे काम में लेंगे। मान लो हमने यहां ओ पॉइंट से हमारे पार्टिकल को यू रफ्तार से फेंका था थीटा एंगल पर, तो साहब यू के दो कंपोनेंट आ गए। एक आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट यू कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा। सही बात है साहब। इसको मान लिया हमने एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको मान लिया साहब हमने वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये है कि साहब पार्टिकल का हम एक्स के अलोंग अगर मोशन देखें, बस ये स्टार्टिंग की कुछ चीजें समझ लेना बेटा ढंग से, कि पार्टिकल का अगर एक्स के अलोंग मोशन देखें, एक्स के अलोंग अगर पार्टिकल का मोशन देखें तो वो कंटिन्यूसली एक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर पार्टिकल हमारा यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ, एक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। लेकिन वाई के अलोंग मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करें तो हम कह रहे हैं साहब यहाँ से, और ये ए पॉइंट मान लो, टॉप पॉइंट जो है ना ए, तब ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक तो हमारे पार्टिकल के लिए वाई बढ़ रहा है, मतलब हमारा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ओ से ए तक बात करेंगे, और ए के बाद में हमारा पार्टिकल नीचे आने लग गया, मतलब वाई की वैल्यू घटने लग गई, और बी पॉइंट पर हमारा पार्टिकल आकर के टकरा गया। लॉजिकली एक्स की तरफ जो मोशन है और वाई की तरफ जो मोशन है उसमें डिफरेंस है भाई, कि एक्स की तरफ जो मोशन है उसमें एक्स कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वाई की तरफ जो मोशन हो रहा है उसमें पहले तो वाई बढ़ा फिर वाई घटा। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे यही की कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, ये रीजन है। सुनो कैसे, कि ये जो बेटा मोशन हो रहा है ये ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रहा है, और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो नीचे की तरफ आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो वाई के अलोंग नीचे की तरफ आएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू जी। तो हमको एक बात तो समझ में आ गई साहब, वाई की तरफ जो हमारे पार्टिकल का मोशन हो रहा है ना, वाई की तरफ, उसमें एक्सेलरेशन जी काम कर रहा है नीचे की तरफ, और इस एक्सेलरेशन का अगर मैं एक्स की तरफ कंपोनेंट देखूं, मैं पता लगाना चाहूं साहब इस एक्सेलरेशन की वजह से एक्स की तरफ कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो दैट इज 0, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वाई की तरफ है। आगे की कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लो, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन वाई की तरफ है इसलिए उस एक्सेलरेशन का एक्स की तरफ कंपोनेंट 0 है, क्योंकि वो वाई की तरफ है। तो यहां से हमको क्या शिक्षा मिली, यहां से शिक्षा ये मिली कि साहब वाई की तरफ जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो तो एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जी के इक्वल है, और एक्स की तरफ जो हमारे पार्टिकल का मोशन हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन 0 है,
इसका मतलब x की तरफ हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कोई सा भी एक्सप्रेशन डिराइव करना हो, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एक बेसिक चीज, एक छोटी सी चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि दोनों में से किसी एक एक्सिस की बात करनी है एक बार में। इफ यू आर कंसिडरिंग x एक्सिस, फॉरगेट अबाउट y एक्सिस। इफ यू आर कंसिडरिंग y एक्सिस, फॉरगेट अबाउट x एक्सिस। x की बात करो तो y को छोड़ो और y की बात करो तो x को छोड़ो। किसी एक एक्सिस के अलोंग ही मोशन देखना है और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन से एक्सिस के अलोंग हमको मोशन देखना है। ठीक है, अब y की तरफ जो मोशन हो रहा है उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए y की तरफ अगर अपन बात करेंगे, y एक्सिस के लिए अगर बात करेंगे तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे सर, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है y के। x एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करेंगे तो x के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, तो हम वहां पर फॉर्मूला क्या लेंगे x एक्सिस के लिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x एक्सिस के लिए। गेटिंग में लॉजिकली बात समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली चीज समझ में आनी चाहिए। जो एक्सेलरेशन था वो y की तरफ था, तो x की तरफ एक्सेलरेशन 0। अब x की तरफ एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा x के अलोंग, x के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो x के लिए लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। y के अलोंग g कांस्टेंट है, मतलब a कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, x की तरफ कांस्टेंट स्पीड से चलना है, इसलिए x तो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। y की तरफ कहानी क्या चल रही है कि जब हमारा पार्टिकल O से A तक पहुंच रहा है, उसमें y एक्सिस को हम देखें तो हमारा पार्टिकल ऊपर की तरफ उठ रहा है, पार्टिकल तो ऊपर की तरफ उठ रहा है, और जो एक्सेलरेशन g है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे जैसे हमारा पार्टिकल O से A तक जाएगा, O से A तक जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल, y की तरफ हमारे पार्टिकल की रफ्तार कम होती जाएगी। O से A तक y की तरफ, मतलब ऊपर उठने की बात कर रहा हूं। O पॉइंट पर y की तरफ रफ्तार कितनी है, u sin थीटा। आगे के पॉइंट पर y की तरफ जो रफ्तार मिलेगी कम मिलेगी, आगे के पॉइंट पर जो रफ्तार मिलेगी y की तरफ कम मिलेगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। A पॉइंट पर क्या होगा, y की तरफ रफ्तार 0 हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि A पॉइंट पर रफ्तार 0 हो गई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि A पॉइंट पर y की तरफ रफ्तार 0 हो गई, इसीलिए तो अब A से ऊपर नहीं उठा हमारा पार्टिकल। सोचो, अगर अब लॉजिकली और कॉमन सेंस लगाओ आप कि अगर A पॉइंट पर y की तरफ कोई रफ्तार, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई रफ्तार होती, तो हमारा पार्टिकल इससे और ऊपर जाना चाहिए था ना, ये तो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। इसका मतलब A पॉइंट पर y की तरफ रफ्तार 0 हो गई। फिर क्या हुआ, पार्टिकल ने नीचे आना शुरू किया। अब A से B तक हमारा पार्टिकल नीचे आता जा रहा है और उसकी रफ्तार y की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब O से A तक पार्टिकल की y की तरफ जो मोशन है उसकी क्या कहानी है, तो आप कहोगे साहब y तो बढ़ता जा रहा है, रफ्तार घटती जा रही है, A पॉइंट पर रफ्तार 0 हो गई। और A से B तक y की तरफ पार्टिकल के मोशन की क्या कहानी है कि साहब y तो घटता जा रहा है, पार्टिकल नीचे आता जा रहा है, रफ्तार बढ़ती जा रही है। क्लियर। अब A पॉइंट पर अगर हम रफ्तार पता लगाना चाहें साहब, y की तरफ तो 0 आई, एक तरफ A पॉइंट पर रफ्तार है किधर, तो एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी भी पाथ में हमारा पार्टिकल मूव करे, उस पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो हमको वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एंड दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो A पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आएगा कि A पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये लो, A पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही वेलोसिटी। तो अब ये जो टेंजेंट है तो x के पैरेलल आ रही है, इसका मतलब A पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो x के अलोंग है, और ऐसा हमने बोला भी था कि y के अलोंग वेलोसिटी 0 है। अब मैं आपसे पूछूं क्या A पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, तो आप कहोगे नहीं सर। क्या A पॉइंट पर y के अलोंग वेलोसिटी 0 है, यस सर। क्या A पॉइंट पर वेलोसिटी x के अलोंग है, यस सर। अब वो जो x के अलोंग वेलोसिटी है वो है कितनी, तो फिर देखो भाई x की तरफ तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब x की तरफ तो रफ्तार में कोई चेंज होगा ही नहीं, x की तरफ रफ्तार में चेंज होना ही नहीं। शुरुआत में x की तरफ रफ्तार कितनी है, शुरुआत में x की तरफ रफ्तार u cos थीटा है,
तो किसी भी इंस्टेंट पर x की तरफ रफ्तार कितनी आनी चाहिए, किसी भी इंस्टेंट पर x की तरफ रफ्तार आएगी u cos थीटा। तो हमने कहते साहब हाईएस्ट पॉइंट पर रफ्तार x की तरफ एंड दैट इज u cos थीटा। मैं अगर आपसे कहूँ कि साहब इस पॉइंट पर x की तरफ रफ्तार कितनी है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो सर u cos थीटा आएगी। किसी भी पॉइंट पर x की तरफ रफ्तार u cos थीटा आएगी। y वाली जो रफ्तार है वो चेंज होती रहेगी क्योंकि y की तरफ g काम कर रहा है। यहां तक की बात क्लियर है बेटा? ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा काम और बाकी है अभी इसमें। ठीक, पहले यहां तक की चीजों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लेना। इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, जरा सा भी आपको लग रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको रिपीट करके देख लेना। 10-15 मिनट का जो भी ये हुआ है पहले इसको देख लेना, फिर उससे आगे ही कहानी, नहीं तो मिक्स हो जाएंगी चीजें। पहले यहां तक का एकदम क्लियर करना है, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूं। अब हमसे सवाल पूछा कि साहब पहले तो ये बताओ सबसे पहले कि ये जो कर्व पाथ बन रहा है, इस कर्व पाथ की कोई शेप भी है? ये बस ऐसे ही बोलेंगे कर्व पाथ है, कुछ ये पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, कुछ है, क्या है ये? तो उसके लिए हम एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बना लेते हैं। हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कि पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई है। अब एक्स और वाई का मतलब क्या हो गया बेटा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाई है। और मान लो ओ से पी तक का जो टाइम है वो टी लगा, तो टी टाइम में एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एक्स, और वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वाई। हमने कहा चलो साहब एक्स और वाई लिखो। एक्स की बात करें तो एक्स एक्सिस के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओ से पी तक, ओ से पी तक एक्स एक्सिस पर ध्यान लगाओ, स्पीड कितनी लिखनी है u cos थीटा, डिस्टेंस हो गया x, टाइम हो गया t। तो यहां से हमको मिल गया x इक्वल्स टू u cos थीटा t। क्लियर? फिर हमने कहा o से p तक आप y एक्सिस को पकड़ो, y एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सा लगाना है? o से p तक y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये रहा, एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस ये रही। y की बात कर रहे हैं केवल, एंड एक्सेलरेशन इज g, टाइम इज t। वी आर अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, s तो हो गया y, u की जगह हो गया u साइन थीटा t, और माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। साइन कन्वेंशन आप संभाल लेना, प्लस माइनस देख लेना। हमें एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए, मतलब टी को हटाना है। तो यहां से टी देख लो बेटा कितना हुआ, टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा हुआ। अब टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस का हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक, u से u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस टेन बन गया। यहाँ लिख रहा हूँ अगला स्टेप, तो y इक्वल्स टू ये आ गया बेटा x टेन थीटा, और माइनस में ध्यान से देख लेना जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में x और y का रिलेशन आ गया। अब इसमें y की पावर 1 है, x की पावर 1 और x की पावर 2 है, तो ये संकेत हैं पैराबोला के। ग्राफिकल अप्रोच में ये सारी बातें समझाई जाती हैं शुरुआत में बेसिक में। पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवल है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो परवलाकार पथ में गति करता हुआ जाएगा, पैराबोलिक पाथ में मोशन करता हुआ ओ से बी तक पहुंचेगा। एक कहानी तो हो गई हमारी ये, तो हमको पाथ का इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब कुछ छोटे छोटे से सवाल और। क्या सवाल? एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ वाली चीज़ को हटा देता हूँ, जो की कॉन्सेप्ट है उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ये वाली चीज़ भी हटा रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया। अब छोटे छोटे से कुछ सवाल और आते हैं। साहब ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है ये बताओ, h।
चलो जी साहब, इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं कि साहब ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। हमको दिमाग सबसे पहले अब कहाँ लगाना है कि साहब एक्स एक्सिस ले कि वाई एक्सिस ले, सबसे पहले इस चीज़ पे दिमाग लगाओ। अब अपन को एच कैलकुलेट करना है, कॉमन सेंस, एच किधर की तरफ है, वाई की तरफ या एक्स की तरफ, वाई की तरफ, तो अपन वाई एक्सिस को पकड़े। ओ से ए तक वाई एक्सिस के लिए इंफॉर्मेशन जुटा लो क्या क्या है। ओ से ए तक देखो, इनिशियल यू साइन थीटा, ए पर फाइनल रफ्तार वाई की तरफ कितनी हो गई, 0, वाई की तरफ है ना। डिस्प्लेसमेंट एच जो अपन चाहते हैं वाई की तरफ, एक्सेलरेशन जी के इक्वल है ही। हमने अप्लाई किया थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये आ गया 0, ये आ गया u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। सो द मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट आ गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, मैंने आपसे शुरू में ही बोला की कॉन्सेप्ट समझ लो, बेसिक चीज समझ लो, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं, जो चाहो वो निकालते रहो। बस एक्स और वाई एक्सिस पकड़ने हैं, एक्सिस कौन सा लेना है वो डिसाइड करो। वाई एक्सिस लेते हो तो 3 इक्वेशंस में से कोई एक अप्लाई करना है, एक्स लेते हो तो ये अप्लाई करना है, सारा काम आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हो जाएगा। अब मैंने कहा था मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम भी बताओ, ओ से ए तक का टाइम कैलकुलेट करो, फिर वाई एक्सिस पकड़ लो। इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा हो गई, फाइनल 0 हो गई, एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो गया, टी अपन को चाहिए। अब हमने अप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, शायद आप खुद भी सोच गए होंगे इस बात को। तो v हो गया 0, ये आ गया u साइन थीटा माइनस में g और t, कैपिटल T मान लेते हैं चलो, तो कितना आ गया t इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। अब तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, साहब मैक्सिमम हाइट तक का टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, अब टोटल टाइम और बताओ हमको, मतलब ओ से बी तक का टोटल टाइम। टोटल टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर के लिए वो हवा में रहा। ओ से बी तक का जो टाइम है वही तो हवा में रहने का टाइम है, तो ओ से बी तक का जो टोटल टाइम है उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सोचो ओ से बी तक का टाइम कैसे कैलकुलेट हो, ध्यान से देखना, यहां थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। ओ से बी तक का टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। वाई एक्सिस अगर हम सोचें ओ से और बी तक, वाई एक्सिस अगर सोचें तो ध्यान से देखना, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? प्लीज ध्यान से, ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, एक्स के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओ से बी तक, लेकिन आप वाई के अलोंग अगर देखो तो जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमारा पार्टिकल स्टार्ट हुआ था उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वापस आ गया। मतलब ऐसा समझ लो हमने हाथ में से उसको फेंका था और हमारे हाथ में ही उसी लेवल पर वापस आ गया, तो वाई की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट 0 आया ना। अब वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कैलकुलेट करना है, सेकंड इक्वेशन लगाया ओ से बी तक, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू 0, u साइन थीटा, ठीक है, t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, t को कॉमन लिया, ब्रैकेट में u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी दैट इज इक्वल्स टू 0। t की दो वैल्यू जा रही है, एक तो t इक्वल्स टू 0 और ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g आ जाएगा, अगर ब्रैकेट को 0 लिखेंगे तो। इसका मतलब y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 2 बार 0 है, t इक्वल्स टू 0 पर और 2u साइन थीटा अपॉन g पर। सही बात भी है, फेंकते टाइम यहाँ पर अगर बात करें तो t इक्वल्स टू 0 पर y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर इतने टाइम के बाद में y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टाइम है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसको हमने कह दिया टी डैश, या जो भी नोटेशन लिखना चाहो आप, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2u साइन थीटा अपॉन g। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई क्या अच्छे तरीके से? तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम u साइन थीटा अपॉन g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g। तो आप बता दो कि a से b तक का टाइम कितना आ गया भाई,
2u sin थीटा अपॉन जी में से u sin थीटा अपॉन जी को माइनस कर दो, u sin थीटा अपॉन जी आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि o से a तक का टाइम इक्वल्स टू a से b तक का टाइम एंड दैट इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन जी एंड द टोटल टाइम इज 2u sin थीटा अपॉन जी। बोलो यहां तक की बात क्लियर? 100% तरीके से श्योर। अब एक सवाल और, क्या है सवाल ये है कि साहब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ रही है? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या चीज है पहले तो वो समझो। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हुआ कि हमने पार्टिकल को यहां से फेंका और पार्टिकल आकर के यहां पर टकराया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है आर। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए एक्स एक्सिस को पकड़ो। अगर एक्स एक्सिस को पकड़े तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओ से बी तक अगर मैं एक्स एक्सिस लूं तो स्पीड कितनी है? u cos थीटा एक्स के लिए, डिस्टेंस r और टाइम कितना हो गया बेटा? ओ से बी तक का t डैश ये वाला। तो r इक्वल्स टू u cos थीटा t डैश। सो r इक्वल्स टू u cos थीटा और t डैश को हमने क्या कहा? t डैश को हमने कहा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो r इक्वल्स टू u स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, ये sin 2 थीटा बन गया ब्रैकेट में। तो r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। बोलो यहां तक की बात क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यहां तक अपन ने ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई थीटा की वैल्यू चेंज की जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। वैसे भी देख करके पता लगा है साहब, अलग अलग एंगल पर फेंकोगे तो एक ही पॉइंट पर जाकर के थोड़ी गिरेगा, कभी आगे गिरेगा कभी पीछे गिरेगा। होगा या नहीं होगा? होगा। फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो थीटा पर डिपेंड तो है। मैं कहूं कि यू तो फिक्स कर दिया जाए कि एक पत्थर को फिक्स यू से फेंकना है, बट अलग अलग एंगल पर फेंक करके देखो, तो यू तो फिक्स कर दें। अब मुझे आर मैक्सिमम चाहिए। आर कैसा चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो आर मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए? कॉमन सेंस वाली बात पूछ रहा हूं। यू को तो फिक्स कर दिया, आप कितनी भी एंगल पर फेंको, फेंकना हमेशा एक ही यू से। थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी लेना चाहो ले लो। अगर मैं आर मैक्सिमम चाहता हूं, मतलब ये चीज मैक्सिमम चाहता हूं, ये चीज मैंने फिक्स कर दी और ये चीज फिक्स है ही, तो ये चीज क्या होनी चाहिए बेटा? आर को अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो साइन मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है? साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 1 ही तो आ सकती है। याद करो 90 डिग्री पर साइन 1 आता है, इससे ज्यादा तो वैल्यू साइन में आ ही नहीं सकती। मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा विल बी 1, दैट इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। So 2 theta is 90 degree means theta is 45 degree। इसका मतलब जब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी। आएगी या नहीं आएगी? तो U को फिक्स रखते हुए 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी, उससे ज्यादा रेंज नहीं आ सकती। ठीक। अच्छा, एक बढ़िया बात और, हमने जब उसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका है तो रेंज ये आ रही है। अगर हमने उसको वर्टिकल से थीटा एंगल पर फेंका होता, वर्टिकल से थीटा पर, तो बेटा जिसको अभी तक हम थीटा लिख रहे हैं उसकी जगह क्या लिखना चाहिए था? उसको 90 माइनस थीटा। तो अगर हम वर्टिकल से थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो हमें आर का एक्सप्रेशन क्या मिलना चाहिए? आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर
साइन 2, हम तो ये जानते हैं कि ये एंगल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल से। हमने साहब वर्टिकल से थीटा पर फेंका तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा हो गया ना, तब हमें थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए, 90 माइनस थीटा, और ये अपॉन में क्या आ गया, जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाओ तो 180 माइनस 2 थीटा और अपॉन में जी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही आता है। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वाह भाई वाह, ये तो वही आ गया जो पहले था, अभी भी वही आया। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा पर फेंको चाहे वर्टिकल से थीटा पर फेंको, दोनों कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बात हो कि यू को फिक्स रखते हुए 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो आर मैक्सिमम आएगा। दूसरी बात कि हॉरिजॉन्टल से थीटा पर फेंक लो चाहे वर्टिकल से थीटा पर फेंक लो, दोनों कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। ठीक है बेटा, यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ तो सारी कहानी समझ में आई होगी सबको अच्छे तरीके से। इनमें जो जो चीज़ें आपको काम की लगे वो पॉज करके आप अपने तरीके से नोट्स बनाओ, अपने तरीके से उन चीज़ों को लिखो सब लोग। ठीक है, जो की कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर लिख लेना। जहाँ तक चीज़ के लिए मतलब आपको लगता है कि बस पहले मैं एक बार इस चीज़ को समझ लूँ, अच्छे तरीके से सेट कर लूँ, तो वहाँ तक पहुँचने के बाद में स्क्रीन को पॉज कर देना और पीछे की चीज़ों को रिवाइज करके देखना है तो उनको रिवाइज करके देख लेना। एक साथ पूरा का पूरा अगर देखोगे तो शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात वैसे है नहीं, लेकिन टुकड़ों में लेकर के चलो चीज़ों को। पहले थोड़ा सा समझ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, उसमें कोई डाउट है तो उसको रिवाइंड करके देखो, जब तक उसमें डाउट है उसको रिवाइंड करके देखो 2 बार 3 बार 4 बार जब तक देखना चाहो। फिर वो जब 100% क्लियर हो जाए तो फिर आगे की चीज़ों को, बस की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट क्या है, ये की कॉन्सेप्ट मैंने लिख ही दिया। वाई एक्सिस के लिए अगर बात करनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, और एक्सिस के लिए बात करनी है तो ये लिखना है। अब इससे अपने सारे काम होते चलेंगे, जो एक्सप्रेशन चाहिए वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से एक बार देखना, जम करके चीज़ों को समझना बढ़िया तरीके से, कोई डाउट हो बताना। ठीक है, एक वीडियो और आएगा भी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, क्योंकि चीज़ें अभी इसमें कंप्लीट नहीं है और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर अपन जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।